नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पश्चिम बंगाल में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। पार्थ से सरकारी स्कूलों में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में करीब 26 घंटे से पूछताछ चल रही थी। कल उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से जांच एजेंसी को 21 करोड़ रुपए भी मिले थे। जांच एजेंसी ने अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार अर्पिता के घर से जो पैसे मिले वो शिक्षा मंत्रालय के लिफाफे में है। उस लिफाफे पर राष्ट्रीय स्मारक का लोगो प्रिंट किया हुआ है। ईडी को ये रकम अर्पिता के आवासीय अहाते से मिली। छापा मारने पहुंची टीम इस रकम को गिनने के लिए बैंक कर्मचारियों और काउंटिंग मशीन की मदद ले रही है। इसके अलावा अर्पिता के घर से 20 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। अधिकारी ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिर इतने ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस लिए होता था। फोटो में दिखाई दे रहा कि बड़ी संख्या में 500 और 2000 के नोट कमरे में रखे हुए हैं और इस पे पूरे मामले पर पुलिस इस वक्त पूछताछ में जुटी हुई है। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएफआई और एसडीपीआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार झारखंड के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं जलालुद्दीन और एडवोकेट नूरुद्दीन जंगी। एसआईटी रिमांड पर इसको लिया जाएगा। आज शाम 3 बजे पटना पुलिस की एसआईटी दोनों को 48 घंटे की रिमांड पर लेगी, जिसमें कई सवाल इनके सामने दागे जाएंगे। जलालुद्दीन बेऊर जेल में बंद है, जबकि नूरुद्दीन जंगी फुलवारी जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि अरमान मलिक और अतहर परवेज से पूछताछ में हुए खुलासे के आधार पर जलालुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी से पूछताछ होगी। इस पूरे मामले पर यह बड़ी खबर कि अब जलालुद्दीन और नूरुद्दीन से पूछताछ होगी। इनको 48 घंटे के रिमांड पर लिया गया। एसआईटी की रिमांड से दोनों से पूछताछ की जाएगी। आज दोनों को रिमांड पर लेगी एसआईटी और कई सवाल इनसे पूछे जाएंगे। और पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। दोहा की संस्था फंडिंग कर रही थी। ये बड़ा अपडेट और बड़ा खुलासा आपको बता रहे। रास राफेल संस्था इसकी फंडिंग करती थी। अब ये भी सामने आ गया, टैलेंट सर्च के नाम पर यह फंडिंग की जाती थी। संस्था के पैन इंडिया मूवमेंट का भी खुलासा हो गया। मुस्लिम स्कूल कॉलेजों में फंडिंग किया जाता था। मुस्लिम बच्चों का यहां पर ब्रेन वॉश किया जाता था। मुस्लिम बच्चों के मन में नफरत पैदा की जाती थी और उन्हें युवाओं को इसमें भरने की पूरी कोशिश भी की जाती थी। हथियारों की ट्रेनिंग तक दी जाती थी। परंपरागत और फायर आर्म्स की ट्रेनिंग इन्हें बखूबी दी जाती थी। बंद कमरे में फायर आर्म्स की ट्रेनिंग और आर्टिफिशियल ह्यूमन इकोनॉमी से भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। किस अंग पर वॉर करने पर जल्द मौत हो जाती है, इसकी ट्रेनिंग, यानी आप समझिए पूरी तरीके से इन्हें ट्रेंड किया जाता था। और ये बड़ा खुलासा आपको बता रहे पीएफआई मामले पर। दोहा की रास राफेल संस्था पैन इंडिया मूवमेंट का खुलासा सामने आया है। तो पीएफआई मामले में यह बड़ा खुलासा, मुस्लिम स्कूल और कॉलेज में फंडिंग की जाती थी, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी और उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। तो पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा, संस्था के इंडिया मूवमेंट का भी खुलासा हो गया। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी है और मुस्लिम स्कूल में फंडिंग की जाती थी। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कतर की राजधानी दोहा में कैसे आतंक की फंडिंग की जाती थी। पॉइंट वाइज आपको समझाएंगे ताकि आप बिल्कुल इस पूरे मामले को समझ पाए। देखिए, पीएफआई मामले में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। दोहा की रास राफेल संस्था के पैन इंडिया मूवमेंट का भी खुलासा हुआ। मुस्लिम स्कूल और कॉलेजों में टैलेंट सर्च के बहाने साजिश की जाती थी। स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था, इसकी पूरी तैयारी होती थी। मुस्लिम बच्चों के मन में देश के प्रति नफरत भरने की भी यहां पर तैयारी की जाती थी। दोहा की संस्था रास राफेल पीएफआई को फंडिंग करती थी। पीएफआई के एक और खतरनाक मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ।
चाकू, हसिया की ट्रेनिंग के साथ फायर आर्म्स की भी यहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। मैदानों में भी परंपरागत हथियारों की ट्रेनिंग बंद कमरे में दी जाती थी। फायर आर्म्स की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। यहां पर आर्टिफिशियल ह्यूमन एनाटॉमी से भी ट्रेनिंग दी जाती थी। किस अंग पर वॉर करने पर जल्द मौत हो जाएगी, तमाम चीजों की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती थी। और बड़ी खबर लातेहार से, जहां पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। यहां नक्सलियों की ओर से छिपाए गए भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसमें भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ दूसरे सामान भी जब्त किए गए। बालूमाथ इलाके से पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। जो हथियार बरामद किए गए उनमें रॉकेट लॉन्चर भी है। इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। अब भारतीय सेना की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट लॉन्चर नक्सलियों के पास कैसे पहुंचा, इसका जवाब पुलिस खोज रही है। और इसी के साथ 8000 से अधिक कारतूस भी यहां पर जब्त किए गए। इसके साथ पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर में प्रयोग होने वाले बारूद के साथ ही कुछ और हथियार, वॉकी टॉकी और दूसरे सामान भी जब्त किए हैं। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि इस बार हमें ये 40 mm HE ग्रेनेड मिला है, जो झारखंड पुलिस के द्वारा पहली बार रिकवर किया गया है। ये 40 mm जो HE ग्रेनेड है, ये एक अत्याधुनिक वेपन है और चूँकि ये काफ़ी शक्तिशाली विस्फोटक है, इसलिए इसका प्रयोग सुरक्षा बलों के खिलाफ, संवेदनशील प्रतिष्ठानों के खिलाफ या सुरक्षा बलों के या किसी भी अन्य टारगेट व्हीकल के खिलाफ किया जा सकता है। और इसी बीच बोकारो से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ठनका गिरने से 25 से 30 बच्चे झुलस गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बोकारो से एक छात्र गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर ठनका गिरने से 25 से 30 बच्चे झुलस गए हैं, जिसमें एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी बच्चों को जैनामोड़ रेफरल अस्पताल में ले जाया गया है। गंभीर रूप से झुलसा छात्र बोकारो जनरल अस्पताल में रेफर किया जा चुका है। जैनामोड़ मध्य विद्यालय बांधडी में ठनका गिरा, जिसमें एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस वक्त वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मृत्युंजय फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, जिस बच्चे की हालत गंभीर है, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बांधडी जैना मोड़ के पास एक मध्य विद्यालय है। वहां सभी बच्चे विद्यालय में थे और अचानक से जो वज्रपात हुई उसमें क्या जो बच्चे हैं वो कुछ बच्चों को झटका लगा है और एक बच्चा है वो थोड़ा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हालांकि जो अस्पताल में है, जो सभी को पहुंचाया गया है और अस्पताल में चिकित्सक सभी का इलाज कर रहे हैं। कुछ बच्चे डरे भी हुए हैं, क्योंकि जब कोई चीज जब झटका मारता है तो बच्चे कहीं ना कहीं जो है वो डरते हैं। तो ऐसे में जो चिकित्सक वहां के अभी जो बता रहे हैं कि एक बच्चा है जो वो थोड़ा गंभीर रूप से घायल है, उसको बोकारो जनरल अस्पताल भेजा जा रहा है। सभी के परिवार वाले भी वहां पहुंच चुके हैं, अपने अपने बच्चों को देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने न्यूज 18 ने कुछ दिन पहले ही एक खबर चलाई थी कि बोकारो जिले में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां लाइटिंग का जो डेंजर जोन बना हुआ है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा इस तरह के ध्यान नहीं दिए जाने के कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि एक बड़ी घटना जो होती वो कम से कम नहीं हुई है। एक बच्चा जरूर गंभीर रूप से घायल है, लेकिन जैसे लोग बता रहे हैं कि वो बेहतर स्थिति में है, लेकिन जो चिकित्सक हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई रिस्क लें, क्योंकि ये छात्र का मामला है, उसीलिए उसे बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मृत्युंजय। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दारोगा और सिपाही की पिटाई की गई है। युवक ने ट्रैफिक दारोगा को पीटा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दारोगा और सिपाही की पिटाई की गई। ये खबर पटना से आ रही है, जहां पर दारोगा को युवक ने पीटा है। पिटाई से दारोगा का सिर फट गया। 2 सिपाही को गंभीर चोट लगी। कोतवाली पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। विमेंस कॉलेज मोड़ के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। यही वो दारोगा है जिनकी पिटाई कर दी गई। हालांकि युवक भी आपको दिख रहा है। इस युवक की गिरफ्तारी हो गई है और पूछताछ हो रही है कि आखिर क्या कारण है, किसने दारोगा को पीट दिया, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी सुरक्षा को मुकम्मल करने की। आ रहे थे, उसको हटाया, वही चाह रहा था, काहे हटा दिए हमको। उसके बाद अटैक कर दिया कहेंगे। हम यहीं खड़ा रहेंगे, आपको क्या दिक्कत है? लाठी लेके घूमते रहता है हमेशा घूमता है सबसे लगा। करता क्या पता चला कुछ? करता क्या, ऐसे घूमता है, करता क्या नहीं पता। और जब भी हमको देखते हैं मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो तुम सरकारी काम में बाधा डालोगे? ये हमको जीने नहीं देंगे।
हमारे पास ना रहने का है ना खाने का है। हाँ। और ये बात जानते हुए भी ये हमको बोलते हैं घर चले जाओ। कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बकायदा केस दायर किया। अरे यार, तब तुम ऐसे मारोगे? तो हमको कितना 4 बरदे किए, ब्लेड मरवाए हैं, ब्लेड मारा हुआ है, बोतल फोड़ के मारे हैं। क्या घायल है वो सर? मैंने घर में पूरा घायल है। तो अब क्या मामला दर्ज हो रहा है? हम जेल भेजिएगा। और बेगूसराय में चर्चित रजनीश अपहरण हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने बड़ी कोर्की जब्ती की कार्रवाई की। दरअसल तेगड़ा थाना क्षेत्र के आधारपुर गांव में 8 जुलाई की रात 17 वर्षीय रजनीश कुमार का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर तेजाब से जला दिया गया था। इस घटना के मुख्य आरोपी तेगड़ा थाना क्षेत्र के आधार पर गांव में रणधीर कुमार के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती के साथ बुलडोजर से मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेसीबी के सारे 3 मंजिले मकान को तोड़ा जा रहा है। चौखट, किवाड़ और खिड़की को भी तोड़कर हटा दिया जा रहा है। घर में रखे एक एक सामान को यहाँ पर हटाया जा रहा है। दरअसल बछवाड़ा थाना क्षेत्र के हादीपुर गांव के रहने वाले मुकेश सिंह 10 साल पहले उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मुकेश सिंह की पत्नी अपने बेटे रजनीश को लेकर मायके आधारपुर में घर बनाकर रह रही थी। लेकिन पति के हत्यारों को सजा मिलने के बाद इकलौते बेटे रजनीश का भी अपहरण कर हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले किडनैपिंग मर्डर हुआ था, गांव के ही लोग उनकी हत्या किए थे। उसी में हम लोग न्यायालय द्वारा कुर्की प्राप्त कर और फिरार रहने की स्थिति में उसकी कार्रवाई की जा रही है। इससे अपराधियों में अच्छा संदेश जाएगा, लोगों में डर पैदा होगा और हम लोग कुर्की कर रहे हैं। कुर्की बाद देखते हैं कि वो सेंडर करता है या नहीं करता है, हम अरेस्ट करने का प्रयास भी करेंगे। मैं अभी में 3 फिरार चल रहे हैं, अभी 2 बेटा है उनका। और पहले जेल में कैदी की मौत, फिर बीमार होते जेल में बंद कैदी, और अब जेल में बंद एक कैदी के खुलाने से मधेपुरा जेल प्रबंधन का सवाल उठाए हैं। कैदी और उनके अब मधेपुरा जेल को यातना केंद्र मानने लगे हैं। जेल में समस्या है। जेल में जे छै जितना ओकर जनसंख्या के मतलब कि रहे के चाहे उससे 400 गुना ज्यादा है। 200 कैदी के जगह 800 साढ़े 800 कैदी भए जाइ छै। अभी भी 700 कुछ कैदी छै, 800 के लमसम। आप बीती से कहीं ज्यादा ये शिकायत है मधेपुरा जेल में बंद एक कैदी की। हम इस कैदी की पहचान नहीं बता सकते, लेकिन इसने मधेपुरा जेल की कमियों को उजागर कर दिया है। जेल की बदहाली ये है कि 180 की जगह 814 कैदी जेल में बंद रहते हैं। जेल में क्षमता से 4 गुना ज्यादा कैदी रहते हैं। 1 महीने में 2 कैदियों की हो गई मौत। जेल में अभी 36 से अधिक कैदी बीमार हैं। एक बैरक में 50 से 60 कैदी को रखा जाता है। खड़े होकर या बैठकर रात गुजारते हैं कैदी। तबियत बहुत दिन से खराब था जेल में, प्रशासन देखभाल नहीं किया। गंभीर होने के बाद जेल से ही निकाल कर सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया। सदर हॉस्पिटल में भर्ती करने में रिफर कर दिया मेडिकल कॉलेज। जेल में बंद कैदी के खुलासे और जेल प्रबंधन की लापरवाही से जिस कैदी की मौत हुई है, उनके परिजनों के आरोप से खलबली मची है। प्रमंडलीय आयुक्त भी जेल के हालातों का जायजा लेने पहुंचे और माना कि जेल का भवन छोटा है और कैदी उससे काफी ज्यादा, लेकिन आश्वासन देकर गए कि सब कुछ सही रहा तो 6 महीने में नए जेल भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जेल बहुत छोटा है, कैदी की क्षमता 182 है, लेकिन लगभग 800 कैदी हैं। नए जेल बनाने का प्रस्ताव है और उस नए जेल को बनाने हेतु जिला पदाधिकारी मधेपुरा और कारा अधीक्षक अब नया प्रस्ताव जल्द भेजेंगे। एक तरफ जेल में जिंदगी जीने के लिए जंग है तो दूसरी तरफ आश्वासन। तब तक जेल में बंद कैदियों के लिए फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर बसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कटिहार में रेलवे, आरपीएफ और जीआरपी के ज्वाइंट रेड में नशाखुरानी गिरोह में हड़कंप मच गया। कटिहार स्टेशन से पुलिस ने नशाखुरानी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। ये गिरोह यात्रियों को खाने पीने के सामान में नशे की दवा मिलाकर सामान लूट लेता था। रेल पुलिस को गिरोह के सरगना ने बताया कि क्रीम बिस्किट के पैकेट में नशे की दवा डाली जाती थी और यात्रियों को भरोसे में लेकर उन्हें खिला दिया जाता था। इसमें क्या करता है? इसमें
ये देख रहे हैं ऐसे करके निकाल जो ऐसा एडजस्ट करता है उस पैकेट में कि जो जिसमें मिला हुआ है उसको दे दे, और इसी क्रम में लगभग आधे घंटे के बाद ही होता है। उनके टारगेट में वही होते हैं जो मजदूर होते हैं, जैसे अमृतसर से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, मेनली दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, तो ये पीछा करते हैं उसको, या तो खगड़िया से पीछा करेंगे या मालदा से पीछा करेंगे, क्योंकि अमूमन इस क्षेत्र में जो भी मजदूर होते हैं वो यहाँ उतर के गाड़ी चेंज करते हैं। स्पीड में बुरा करके इसमें क्रीम में मिला के साट देते हैं। अच्छा, उसके बाद बाहर से आते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने के बाद उसका खिलाने के बाद उसके बाद अपना बिस्कुट एक साथ सभी खाते हैं हम लोग। तो उस शिकार को कैसे पहचानते हो, इसको टारगेट बनाना ये कैसे तय करते हैं? वो बातचीत करने से, मतलब जैसे बातचीत जो हुआ, बातचीत करने लगा, दोस्ती हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। और मुजफ्फरपुर में सड़क निर्माण में की गई अनदेखी और लापरवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल मुरौल प्रखंड के इटहा गांव से सकरा प्रखंड के निमतल्ला चौक तक सड़क बनाई गई, जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर से ज्यादा है। ये सड़क मझौलिया पंचायत से होते हुए सकरा नगर पंचायत तक गई है। योजना के बोर्ड की सूचना में सड़क का निर्माण मुरौल के इटहा गांव से मुरौल के ही जहांगीरपुर गांव तक की गई, जबकि सड़क इटहा से निमतल्ला चौक में बनी है, यानी जहांगीरपुर से एक सड़क बनी इटहा के लिए। लेकिन ये सड़क का निर्माण सकरा प्रखंड के निमतल्ला चौक से हुआ। अब सड़क पर लगी बोर्ड से रास्ता ढूंढने में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। अभी हम इटहा में हैं, वही इटहा जहां पर यह सड़क जो है वह पहुंचती है जहां तक इस सड़क का निर्माण हुआ। हम एक बार फिर से आपको यहां पर आप देखेंगे, यहां इटहा का भी बोर्ड लगा हुआ है, और यह जो मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत जो 4.1 किलोमीटर की लंबाई की सड़क बनी है, इसमें भी आप देखेंगे जहांगीरपुर से इटहा, मतलब यह जो सड़क है जहांगीरपुर से आई है इटहा तक के लिए, या फिर इटहा से जाएगी जहांगीरपुर तक के लिए। यहाँ से निमतल्ला चौक 4.1 किलोमीटर की दूरी पर, यानी आप यहाँ पर साफ साफ समझ सकते हैं कि जिस सड़क को यहाँ पर बताया जा रहा है इटहा से जहांगीरपुर 4.1 किलोमीटर, वही सड़क यहाँ पर बताया जा रहा है निमतल्ला चौक 4.1 किलोमीटर। ये कौन सा चौक है, कौन सी जगह? चौक तो निमतल्ला चौक है, और यहाँ से जो सड़क जाती है वो इटहा की तरफ जाती है, वो सही है। लेकिन यहाँ इस बोर्ड पे जो जहांगीरपुर लिखा गया है, ये यहाँ से काफी दूर है, लगभग 3-4 किलोमीटर के रेंज में। जो बताया गया है कि यह सड़क जहांगीरपुर से इटहा जाती है, तो क्या ये गलत है? हाँ, ये गलत है। लगभग 0 किलोमीटर तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से जहांगीरपुर काफी दूर है। जहांगीरपुर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये तो निमतल्ला चौक है। हाँ, निमतल्ला चौक से जहांगीरपुर की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर करीब। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अगली खबर बिहार के सियासी गलियारे से। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू विधायकों के साथ जेडीयू दफ्तर में बैठक की। बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। जेडीयू के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि संगठन की मजबूती से ही पार्टी मजबूत होती है, लिहाजा ये बैठक बहुत जरूरी है। देखिए, हम तो भाई पार्टी का जो भी संगठन से संबंधित सुझाव था कि भाई जिला अध्यक्ष को और ये क्या मजबूती के साथ और बूथ स्तर पर हम लोग काम करें, ताकि पूरा जो भी हम लोग का जो भी चुनाव हम लोग लड़े मजबूती के साथ लड़े, और चुनाव में हम लोग पूरे बड़े मार्जिन के साथ और पूरे बहुमत के साथ इस टाइप का हम लोग का था कि भाई हम लोग बूथ स्तर पे काम करें। सब पार्टी चाहेंगे नहीं कि हम अपनी पावर को मजबूत करें, तो वही आप 24 या 25 में हम लोग जो आप चुनाव लड़ेंगे, तो अपना बूथ स्तर पर उसको मजबूत करने के लिए हम लोग को मीटिंग बुलाया गया। आपने भी कुछ सुझाव दिया, आपसे कुछ पूछा है, सुझाव भी मांगा गया है? हाँ, मांगा गया कि आप कैसे तैयारी करनी है, किस हिसाब से संगठन को मजबूत करना है, तो बस वही सब बात हुई, और हम बोले बूथ स्तर पर हम लोग मजबूत करेंगे, महिलाओं को जोड़ना है। इस संगठन के बारे में हम लोग को कहा गया है कि संगठन का जो विस्तार करना है, विभिन्न संगठन है उस पर चर्चा हुई है, और संगठन के विस्तार पर बात करने के लिए हम लोग को बुलाया गया। और कुछ पूछा गया आप लोग से? नहीं, कोई वैसा बात नहीं है, सिर्फ संगठन के मामला था, और संगठन के लिए हम लोगों को बुलाया गया है। और रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस दुर्वा स्थित जुडिशियल अकादमी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चांडिल और गढ़वा कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान कोरोना काल में अपने माता पिता को खोजने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिया गया। इस दौरान झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन भी मौजूद रहे, साथ ही झारखंड हाई कोर्ट के दूसरे जज भी शामिल रहे।
और रामगढ़ में मांडू प्रखंड के झारखंड कोलियरी में गोमिया प्रखंड के तिलैया तक 6 किलोमीटर लंबी सड़क करीब 20 साल से नहीं बन सकी है। इससे मांडू प्रखंड के 2 पंचायत लइयो दक्षिणी और लइयो उत्तरी पंचायत की हजारों आबादी प्रभावित है। खराब और गड्ढायुक्त सड़क की वजह से इलाके के विकास पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। हाल ये कि यहाँ खराब सड़क की वजह से लोग अपनी बेटी इस इलाके में देना नहीं चाहते, वहीं अस्पताल जाने में भी परेशानी होती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।